ओके, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो रोजाना वेलकम होता है, लेकिन आज आपका स्पेशल वेलकम है क्योंकि आज आप एक बड़ी जंग लड़ करके आए हैं एंड होपफुली यू विल गेट सक्सेस इन दैट बिकॉज यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट and you have very good communication skills and all. So I hope you will get selected. My best wishes are with you. So please share your experience with us. ओके सर। सर पहले तो जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जहाँ पे इंटर इंटर करते हैं वहाँ पे अपना जो कॉल लेटर है वो अपने को वहाँ पे शो करना पड़ता है। जी। उसके बाद में फिर अपना एक रूम में भेजा जाता है, वहाँ पे मोबाइल्स एंड वॉचेस वगैरह जो भी बैग्स वगैरह रहता है वो सबमिट करना पड़ता है। हम्म। फिर वो उसके बाद में अपन स्वागत कक्ष में जाते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स पहले डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम्म। तो जैसा अपने कॉल लेटर में दिया गया है वो हिसाब से अपने को डॉक्यूमेंट्स अपने को तैयार करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने आज जैसे देखा मैंने कि डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, तो हम्म। उनका इंटरव्यू भी लेट हुआ। तो जैसे अपने दो सेट में उन्होंने बताया गया है कि फर्स्ट एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड और सेकंड कॉपी में वो लिख के जाना है कि यह प्रमाण पत्र ग्रंथपाल पद हेतु प्रस्तुत किया गया है, तो ये लिख के जाना है अपने को। तो वो सब कॉपीज और जो पर्सनल डेफ है 5 पेजेस का वो कोई काम का नहीं है, वो देख भी नहीं रहा है वो। और फिर बाद में जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी था तो मैं डायरेक्टली डीवी के लिए चले गया और मुझे उन्होंने फिर इंटरव्यू रूम के लिए सेंड किया। तो मेरा मेरा सर के बोर्ड में इंटरव्यू पड़ा था। आज बेसिकली तीन बोर्ड था, ए बी सी। मेरा ए में था, ए में 22 नंबर। हम्म। तो अल्दो मेरा नंबर 22 था, बट मेरा डॉक्यूमेंट रेडी होने की वजह से उन्होंने मुझे टॉप पहले तीन इसमें भेज दिया था उन्होंने। तो जी। फिर वहाँ पे होने के बाद फिर अपने को जो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एंटर करते हैं, वहाँ पे तीन लोगों का बोर्ड था। जी। तो तीन लोगों के बोर्ड में मेरा सर और दो सब्जेक्ट फैकल्टीज थे। तो ये बोर्ड पहले जैसे इंटरव्यूज में वेरी करता था, जैसे कई कोई बोर्ड में 4 मेंबर्स थे, कोई बोर्ड में 5 मेंबर्स। तो अपने मेरे जनरल लाइब्रेरी साइंस के बोर्ड में तीन तीन मेंबर का बोर्ड है। जी। और हाँ, और कोई प्रैक्टिकल वगैरह कुछ करवाने को नहीं लगा रहे, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई ब्लैक बोर्ड पे कुछ निकाल के बताइए वो वगैरह। हम्म। तो बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस अपने को पूछे जा रहे थे। जो अपना 5 पेजेस का जो पर्सनल Mr. इंफॉर्मेशन का डेप्थ है उसमें से ही क्वेश्चन है। Aniket, if you are comfortable, then you can turn on your camera. यस श्योर सर। Hmm. Thank you. हेलो, एम आई विजिबल? No, no, no. Yes, you are visible now. हाँ हाँ। तो वंस भी जैसे ही अपन एंटर होते हैं तो इंट्रो मोस्टली आज बहुत से लोगों को जैसे मैंने भी बात किया है तो इंट्रोडक्शन नहीं पूछा है, सीधा क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुआ है आज। मैंने 5-6 दोस्त मेरे थे आज के इसमें, तो उन सबसे मैंने पूछा तो इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे। जो 5 पेजेस का पर्सनल डेफ है उसमें से ही उनका क्वेश्चनिंग शुरू शुरू हो रहा है डायरेक्टली। दे आर हम्म। आस्किंग द क्वेश्चन। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर किया रूम में, तो हम्म। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने आपका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो आप लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में आप क्यों आना चाहते हो। तो मेरा आंसर प्रिपेयर्ड था तो मैंने उनको आंसर बता दिया। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, बट हम्म। आप लाइब्रेरी साइंस में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, तो ऐसा क्यों। तो मैंने बोला सर ड्यू टू माय कीन इंटरेस्ट, और ये तो मैंने ये फील्ड में स्विच किया है। हम्म। और स्विच करने की वजह से मैं ऑलरेडी लाइब्रेरी साइंस में बहुत अच्छा कुछ काम कर चुका हूँ, और हम्म। अभी भी मेरा काम शुरू है। तो लाइब्रेरी साइंस भी एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, ये अनएम्प्लॉयबल सेक्टर है, और जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स अभी जनरेट हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो ये मैंने आंसर किया।
फिर हम्म। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आपको इंजीनियरिंग में फिर आपने इतना सारा एक्सपेंडिचर खर्च किया, आपकी फीस कितनी थी? तो आई आंसर दैट 90,000 पर ईयर। तो आपने इतना सारा अमाउंट स्पेंड किया तो फिर आप वो हम्म। बैंक में जमा करते थे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता था। तो मैंने उनका आंसर दिया कि बैंक में भी जमा करता था तो आई विल गेट, मुझे यानी रिटर्न मुझे इन फॉर्म ऑफ मनी मिलता था, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए मिलता था। बट मुझे जो रिटर्न मिला वो इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज मिला, जो कि परसिस्टेंट और यूनिफॉर्म है और लॉन्ग टर्म के लिए है सर। तो वेरी। दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड। हम्म। देन दे फिर उन्होंने पूछा कि आपका रिसर्च है? तो मैंने बोला हाँ, मैंने रिसेंटली पब्लिश आर्टिकल्स वगैरह बारे में उन्होंने पूछना शुरू किया। तो फिर मैंने बोला कि फिर उन्होंने डायरेक्टली बीच में इंटरप्शन करके उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश में कोई लाइब्रेरी है ही नहीं, कॉलेज लाइब्रेरीज का हालत खस्ता है, गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है, कहीं पे लाइब्रेरी है कहीं पे नहीं है, हम्म। और लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर एकदम, तो आप अपना प्रोजेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे एकदम आप उसको चेंज करोगे? तो मैंने उनको बोला कि सर कोई भी चेंज कोई डायरेक्टली आता नहीं है, स्टेप बाय स्टेप स्लोली अपने को उनको चेंज करना है। और अभी हालत खस्ता है बट इट डजेंट मीन दैट कि फ्यूचर में उसका कंडीशन चेंज नहीं होगा। हमने अगर ठाना तो वो चेंज हो सकता है। तो एमपी गवर्नमेंट काफी अच्छे लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए और स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए प्रमोशन कर रहे थे। तो उन्होंने इंटरप्ट किया कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स है जो लाइब्रेरीज और हायर एजुकेशन में हेल्प कर रहे। तो मैंने उनको बोला कि ई ग्रंथालय प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ई ग्रंथालय उन्होंने इंटरप्ट किया, फिर बोला कि ई ग्रंथालय तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने बोला कि मैंने एक रिसेंटली फैक्ट पढ़ा था कि अराउंड 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स बेनिफिट हो रहे हैं और 554 इंस्टीट्यूशन में ई ग्रंथालय फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है। तो मैंने उनको बताया कि 544 इंस्टीट्यूट जो एमपी के, उसमें ई ग्रंथालय फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है और मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग बेनिफिट। तो आपको ये फैक्ट कहाँ पे मिला? बोला। तो मैंने बोला इट्स देयर अवेलेबल ऑन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वेबसाइट। तो फिर बोला उन्होंने कि नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। तो मैंने उनको बताया कि पीएचडी परस्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए एमपी गवर्नमेंट 16,000 पर मंथ दे रही है और कॉलेजेस में वर्चुअल लैब्स डेवलप कर रही है। तो फिर उन्होंने, मेरा रिसर्च पेपर था, तो रिसर्च पेपर में उन्होंने ग्रीन लाइब्रेरीज के बारे में पूछा, मेटावर्स लाइब्रेरीज के बारे में पूछा। और जैसे मैंने बताया कि मेरा पीएचडी यानी मैंने अभी ये मंथ से पीएचडी स्टार्ट किया है। तो वो बोले कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है और आपने क्या प्लान किया है? तो मैंने उनको बोला कि मेरा रिसर्च टॉपिक बताया। तो मैंने उनको बताया 2 टॉपिक्स, बट मैंने कोई फाइनलाइज नहीं किया है अब तक। तो ये सब बेसिक पूछा है। और जैसे कि एक और बात है कि जहाँ से आप कुछ पढ़ रहे यानी पीएचडी कर रहे हो या फिर कुछ क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हो, तो वो इंस्टीट्यूशन के बारे में आप डीपली थोड़ा पढ़ के जाइए, जिसकी वजह से हम्म। आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपको इजी हो जाए। जैसे मेरे दोस्त था, वो हरि सिंह गौर से था, तो उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में पूछा कि उनकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, फिर उनके जो 5 बुक्स है वो बताइए, फिर हम्म। उनके बाद हाँ, उनकी जीवनी के बारे में। तो एक ये हम्म। पॉइंट रहेगा कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन पढ़ा है जो भी इंस्टीट्यूशन से, उसके हम्म। बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। फिर उन्होंने, जैसे मेरा रिसर्च बैकग्राउंड था, तो मेरे रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में पूछा, फिर उसके बाद में साइटेशन के बारे में पूछा, हम्म। साइटेशन यानी क्या होता है। और एक पॉइंट मेरे को फील हुआ कि वो मेरा यानी पहले निगेटिव में जाके, यानी निगेटिव अप्रोच देके वो मेरा मॉरल डाउन करना चाहते थे या फिर मुझे नर्वस करना चाहते थे। हम्म। बट इन दैट सिचुएशन दे वर चेकिंग माय पेशेंस एंड माय आंसरिंग कैपेबिलिटी, हम्म। although it was a treacherous condition, but I answered very calmly by taking time. तो ये एक आपको हो सकता है कोई कोई एक वो निगेटिव में जाए और आपको थोड़ा नर्वस करने के लिए वो कर सकते हैं। मेरे और एक फ्रेंड के साथ ऐसा ही हुआ। तो वो एक और उसके बाद में फिर उन्होंने स्कीम्स के बारे में पूछा कि अभी रिसेंटली एमपी 7 टाइम कंसेक्यूटिव अवार्ड मिला है एमपी को। तो जो क्लीन क्राउन अवार्ड मिला है एमपी को वो बताया मैंने।
हम्म। तो यही सब है। और हम्म। ओके। तो ऐसा, यानी हाँ हाँ, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे उनको AACR2 के बारे में पूछा, RDA का फुल फॉर्म पूछा, हम्म। कैटलॉगिंग थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं वो लोग। और बाकी जो एक्सपीरियंस पर्सन है जिन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, तो उनके बारे में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के बारे में उनका पूछ रहे हैं। और ई ग्रंथालय का भी क्वेश्चन हुआ था, जैसे कि उन्होंने पूरा जो पूरे मॉड्यूल्स सीक्वेंस में बताने के लिए लगाया। हम्म। हाँ, तो उन्होंने पूरा जो ई ग्रंथालय के मॉड्यूल से थे वो पूरा सीक्वेंस में जितना क्रम वाइज है वो उन्होंने बताने के लिए लगाया था। ओके। हम्म वेरी गुड है ना। तो अभी तक जितना भी आपने बताया है ना, तो आई थिंक हम सारी चीजें अपने सेशन में कवर कर चुके हैं, क्यों निकेत? है ना, सबके ऊपर हमारा यस डिस्कशन। सर। तो जो मैंने 3 क्वेश्चन के ऊपर जो सबसे ज्यादा इम्फेसिस किया था कि आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लें, तो उसमें से पहला जो क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ लाइब्रेरियन, है ना। तो ये क्वेश्चन आया, हम्म डेफिनेटली आया है ना। जी। हमने इसके बारे में भी चर्चा करी थी कि लो बजट में लाइब्रेरी को कैसे रन करेंगे, है ना। तो वो क्वेश्चन भी आपके हम्म सामने आया। इसी तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हमने चर्चा करी थी, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं लाइब्रेरीज को जो प्रमोट कर रही हैं या एजुकेशन की फील्ड में है। इसी तरह से जो हम्म है ई ग्रंथालय के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी। भाई हमने कहा था ना कि 1100 तकरीबन स्कूल्स हैं जो सिर्फ केवीएस स्कूल्स हैं ना, केवी में तो सब जगह तो ई ग्रंथालय चल रहा है। तो सिर्फ 1100 तो केवीएस हैं ऑल ओवर इंडिया, और 4 अब्रॉड भी हैं। इसी तरह जितने भी स्टेट्स के कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, एनवीएस और ईएमआरएस, तो यानी कि 5,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में जो है वो ई ग्रंथालय यूज हो रहा है ना। हम्म ग्रीन लाइब्रेरी के बारे में भी हमने चर्चा करी थी, है ना। ग्रीन लाइब्रेरीज, इसी तरह से हमने कहा था इंस्टीट्यूट के बारे में जरूर पढ़ करके जाए, जिस भी इंस्टीट्यूट से हम पढ़े हुए हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए ना, फाउंडर चांसलर या जिनके ऊपर नाम रखा गया है इंस्टीट्यूट का, है ना। साइटेशन के ऊपर भी हमने चर्चा करी थी, साइटेशन क्या होता है। आपका रिसर्च बैकग्राउंड था, तो आपसे उसके बारे में पूछा है ना। इसी तरह से ACR2 के ऊपर भी हमने चर्चा करी। RDA के बारे में तो कल भी हुई थी चर्चा हमारी, परसों भी हुई थी, है ना, कि RDA क्या है, कैटलॉगिंग। तो यानी कि अच्छा रहा, है ना। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, मेरा एक्सपीरियंस तो यानी अच्छा रहा। ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। और एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे से मैंने जैसे स्टार्ट किया था इंग्लिश में, तो इंटरव्यूअर इंटरप्टेड मी हम्म। एंड ही आस्क्ड मी टू गिव इंटरव्यू इन हिंदी। तो हाँ। बेटर गो विथ हिंदी लैंग्वेज। इंटरव्यू इन हिंदी लैंग्वेज में दिया तो बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, है ना, यानी कि क्योंकि एमपी में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है एमपी की, है ना। तो और अगर एक्सपर्ट्स आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इट वुड बी बेटर अगर हम उसको हिंदी में ही आंसर करें। अगर वो इंग्लिश में पूछते फिर तो हम कर सकते थे इंग्लिश में जवाब, लेकिन वो हिंदी में अगर पूछ रहे हैं तो हमें हिंदी में ही जवाब देना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर भी हम एक बार डिस्कशन कर चुके थे। तो ओवरऑल जितना हम लोग का मॉक इंटरव्यूज में जो डिस्कशन रहा, क्वेश्चंस उसी के अंदर रहे, क्या लगता है आपको निकेत? है ना। यस सर। एंड जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए एक सजेशन है कि जो करंट न्यूज़पेपर पढ़ के जाइए। हम्म। तो न्यूज़पेपर में का वो उन्होंने एक मेरा फ्रेंड था उनसे पूछा कि कोई एक रिसेंटली इवेंट्स बताइए, तो उन्होंने बताया कि अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके बारे में उसने बताया। और वंदे मातरम का जो 150th एनिवर्सरी वो सेलिब्रेशन शुरू है। हम्म। और ऐसे 3 रिसेंट इवेंट्स के बारे में उन्होंने पूछा उनके बारे में। हम्म। बिल्कुल तो बिल्कुल। न्यूज़पेपर, हाँ हाँ, पढ़ना तो अच्छी बात रहेगा। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसको यानी टोटली भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पूछा। हम्म। यानी उसका टोटली भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर उन्होंने उसका उनका इंटरव्यू लिया। अच्छा। हम्म। हम्म। चलिए, तो बहुत अच्छा, आपका तो इंटरव्यू मेरे ख्याल से बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जहाँ तक है सब आपको आ रहे थे और आपने अच्छे से डिफेंड किया होगा। वेरी गुड है ना। मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं पहले से ही, और आगे भी रहेंगी। ओके, थैंक यू सर। हाँ। अच्छा, भारत सर मेरा और एक ज्ञान भारत मिशन के ऊपर भी हम एक बार चर्चा कर चुके थे, है ना? परसों शायद हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी। भारत भारतम मिशन जो है ना हमारा। ज्ञानम भारतम मिशन है अभी रिसेंटली। हाँ जी। कोई और किसी को क्वेश्चन है कोई जो अनिकेत से पूछना चाहेंगे? जी जी सर, मुझे एक क्वेश्चन है। जो हम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले जा रहे हैं, उसके नीचे हम्म। जो हमें डेट मेंशन करनी है, वो हमें क्या डेट मेंशन करनी है? वो डेट ऑफ इंटरव्यू मेंशन करना है जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा। जैसे मेरा आज जैसे 11 को डेट था, ऑफ मैंने तो इंटरव्यू, हाँ। जो हम्म डॉक्यू जहाँ हम लास्ट में साइन कर रहे हैं ना, उसके पास में जो डेट लिखते हैं वो। वो एग्जैक्टली मैंने जो आज का डेट था 11/12/2025 वही लिखा था, और मोस्टली सभी ने वही लिखा था। तो डेट ऑफ अच्छा अच्छा, इंटरव्यू ठीक है। और प्लेस ऑफ इंटरव्यू जहाँ पे स्थान दिया है वहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। तो हम्म। ये चीज उन्होंने बताई थी कि इंदौर मध्य प्रदेश लिखना है, क्योंकि मैं ग्वालियर लिख चुकी हूँ एक्चुअल में, तो थोड़ा इसलिए डाउट आ रहा था। नहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं प्रॉब्लम? है, बट नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना छोटे चीजें वो देखते भी नहीं है। बस दे अच्छा अच्छा। वांट जस्ट दे वांट टू जो डॉक्यूमेंट है वो सीक्वेंस में लगे, जो उनका हम्म। प्रॉपर नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके टाइप उनके हिसाब से अरेंज रहना चाहिए। और कोई कोई जिनके कॉल लेटर में कोई क्लॉज लिखा हुआ है, जैसे किसका कोई सर्टिफिकेट यानी यानी कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया गया है तो एक स्टार पॉइंट में हम्म लिखा हुआ है। हम्म। तो वो एक क्वेरी रहती है, तो वो क्वेरी भी क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मेरे इसमें एक स्टार पॉइंट था कि डेट ऑफ बर्थ जैसा मेरे जो सर्टिफिकेट्स थे उसके ऊपर नहीं मेंशन था। तो हमारे बोर्ड में अच्छा अच्छा। एक मेन मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं आता है, बट उसके साथ में अलॉन्ग जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ आता है। तो मैंने उनको सेम टाइम जो उसकी फोटो कॉपी हम्म। प्रोवाइड की, ओरिजिनल दिखाया और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके उनको दे दिया। ये जो आप बता रहे हैं कि स्टार पॉइंट वाला कहीं आया है, वो कहाँ पर आया है, या शायद आपका मेरे में कॉल नहीं आया लेटर है? जी जी। कॉल हाँ। लेटर रहेगा ना वहाँ पे एक जो आपका बोल्ड बोल्ड इसमें दिखाऊंगा कि ये अनुसार आप डॉक्यूमेंट अरेंज करिए, उसके एग्जैक्टली ऊपर में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो वो जैसे ही अपन एंटर करते हैं वहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई रहती है स्वागत कक्ष हम्म। में। जैसे हमारा बोर्ड डिसाइड होता है उसमें, जैसे मेरा ए बोर्ड था तो वहाँ पे एक लिस्ट आती है, तो उस पे अपने को साइन करता है। तो जिसके भी हम्म। डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ दिक्कत रही उनके नाम के पीछे PROV लिखा हुआ है, अच्छा प्रोविजनल अच्छा। करके। मैं डर गया कि मेरा नाम तो ऑलरेडी 80 जो 87% लिस्ट में है वो है, तो मेरे नाम के सामने क्यों प्रोविजनल लिखा है, तो मेरे को लगा वो थर्टीन अच्छा। परसेंट है। तो फिर मैंने हम्म। उनसे पूछा क्यों लिखा है, तो उन्होंने बताया कि वो है अच्छा, ये उसके उसके डॉक्यूमेंट्स वजह से। वाला है। हाँ हाँ, तो आप क्वेरी ओके। क्लियर कर लीजिए। हाँ हाँ। और और कुछ फोटो मैं भी आपको एक्स्ट्रा ले? बताऊंगा हाँ कि जी। हाँ मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्स आप सीक्वेंस में बना लीजिए, क्योंकि जो उनका फॉर्मेट रहता है, जैसे लिस्ट बनती है ए बोर्ड में इतने लोग हैं तो वो सीक्वेंस हिसाब हम्म से नहीं चलता है। जैसे जैसे हम्म। डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं स्टूडेंट्स के, वो हिसाब से वो भेजते हैं। आज बहुत से लोग थे जिनके डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, कोई ने सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं आता था, जिन इसके वजह से इंटरव्यू डिले हो गया उन लोगों का। अच्छा अच्छा। और जो डॉक्यूमेंट्स हम्म। का जो सेट है, एक तो अरेंज, वो हाँ एक मिनट, जो अरेंज जो करना है में असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना? सर नहीं नहीं, वो सर, प्रशस्ति वो जो प्रपत्र उन्होंने दिया हुआ है एक एडमिट हाँ कार्ड पे, उसमें एक परिशिष्ट सीक्वेंस है। पत्र है उसके हिसाब से। क्या पहले हम्म। कौन सी मार्कशीट लगानी है? हाँ सर, सर वो पहले एडमिट कार्ड मार्कशीट में नहीं पूरा लगाना है। सीक्वेंस दिया हुआ है पहले हाँ, उन्होंने एक। पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में एडमिट कार्ड, उसके बाद में अनुप्रमाण पत्र, वो हम्म। हिसाब से पूरा सीक्वेंस दिया गया सर। जो गुड। अपना 2022 का एडवर्टाइजमेंट है उसमें वो जो है परिशिष्ट दिया गया है सर। ओके गुड। हम्म। हम्म। अम्म, और जो बाकी तो नहीं एक था। अपन आईडी जी। प्रूफ की जेरॉक्स प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर फोटो स्टिक करना है और उसके नीचे रोल नंबर और साइन करना है। और जो आइडेंटिटी कार्ड की जो फोटो दे रहे हैं, उसपे तो ऑलरेडी पहले से फोटो है, फिर भी अलग से करना है? जो अपन आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी दे रहे हैं उनको, उसके ऊपर अपने को हाँ हाँ। फोटो स्टिक करना है, उसके नीचे साइन करना है और अपना जो रोल नंबर और मोबाइल नंबर वो वहाँ पे मेंशन करना।
अच्छा अच्छा, तो ये जो 2 सेट के साथ अपन लेके जा रहे हैं, उसी में वो लेके जाना है या अलग से लेके जाना है ये आधार कार्ड की ये उसी फोटोकॉपी? में दिया हुआ है ना, आधार कार्ड का हाँ हाँ फोटोकॉपी हाँ। आपको परिशिष्ट में भी दिखेगा आपकी आईडी प्रूफ की। जी जी। तो वो एक फोटो हम्म। एक्स्ट्रा हमको उस पे लगा के लेके जाना है? हाँ, आप 2-3 फोटोज एक्स्ट्रा रख लीजिए, क्योंकि पता नहीं आपको कब क्या काम पड़ जाएगा। जैसे मैं भी लेके गया था, एक्स्ट्रा फोटो, एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपीज भी थी मेरे पास में, और एक्स्ट्रा जी जी फोटोग्राफ्स भी थे। जी। अच्छा, और वो और बैग फाइल, वगैरह, हाँ जी हाँ। फाइल अपन जो लेके जाते हैं वो एक ही फाइल रहना चाहिए। वैसे फाइल से कुछ किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया, बोला नहीं है कि आप ये दिखाइए। सिर्फ हम्म। फॉर्मेलिटीज के लिए अपन एज अ फाइल अपने पास में रखते हैं। और अंदर तो फाइल लेके जाने दे रहे हैं इंटरव्यू हाँ के हाँ हाँ, पैनल में अंदर? इंटरव्यूअर पैनल में एक फाइल लेके जाते हैं, जा सकते हैं अपन। बट अच्छा, यही हाँ, है अपन कि अपनी और फाइल लेके जाते होंगे ना? और नहीं भी लेके जाना रहा तो वो बोलते हैं कि आप रख सकते हैं बाहर, तो बट मैंने लेके गया नहीं नहीं, एज ए। ये अच्छा रहता है, वो जरा ऑफिशियल एक लुक आता है, लेकिन हम्म। डॉक्यूमेंट लेके जाए अपने साथ में रखें, और हम्म। जिससे कि हमारा इधर उधर फिर वो बांटेगा नहीं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हैं, आपके अपने हाथ में है, साथ में है। तो आप हम्म। इन फील्ड करेंगे तो और जरा प्रोफेशनल भी लगता है डॉक्यूमेंट्स लेके जी जाए। जी और जी। मैंने जैसे दो दो फाइल्स था मेरे पास में, एक फोल्डर था और एक मेरा फाइल था हम्म ओरिजिनल। तो फोल्डर में हम्म मैंने जो फोटोकॉपीज थे वो उसमें लेके गया था, और फाइल में मेरा हम्म। ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था। तो उन्होंने बोला कि फोल्डर आप रख दीजिए बाहर, और आपकी फाइल आप जो है वो अंदर लेके जाइए। जी जी। थैंक यू सो मच और अनिकेत। हाँ जी। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। इट्स माय it's my pleasure to share my experience with you all, and I'm very हम्म। happy, and if you and I'm very happy to share my experience with you all, so that थैंक यू थैंक अनिकेत। यू। it will be very helpful for me to guide you all. And thank you, sir, for guiding me in the journey of this interview, and thanks for your effort. सर, मुझे थोड़ा सा ग्रीन लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हैं क्या, कि क्या क्या पॉइंट बोलना है मुझे मुझे ग्रीन पूछा लाइब्रेरी? इनफैक्ट और मेरे से। हाँ हाँ, मुझे मुझे आज क्वेश्चन पूछा उन्होंने ग्रीन लाइब्रेरीज के बारे में, क्योंकि मेरा आपने क्या रिसर्च क्या पेपर भी था। बताया था, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो मैंने ऐसे बोला कि जो नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन करके जो हम्म कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज करने करने वाली जो लाइब्रेरीज होती है उनको ग्रीन लाइब्रेरी कहा जाता है। तो उन्होंने बोला कि अपन पेपर्स भी यूज करते हैं और ग्रीन लाइब्रेरी में। तो मैंने बोला सर, पेपर यूज करते हैं ऑल दो, बट जो वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकल करके अपन ग्रीन इनिशिएटिव ले सकते हैं। और उन्होंने ये बोला कि एमपी में तो ग्रीन लाइब्रेरी कहीं है नहीं। तो मैंने बोला सर, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स, जैसे कि जो है वेस्ट अवेयरनेस, जो वेस्ट जनरेट होता है उसके बारे में अवेयरनेस, ग्रीन वेस्ट के बारे में। और भी जैसे लाइब्रेरीज में जो नेचुरल रिसोर्सेज रहता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन, और उसके हम्म। बाद में नेचुरल वेंटिलेशन का यूटिलाइजेशन, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर जो रिसोर्सेस है उसकी खपत कम हो जाए। तो ये एक ग्रीन लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में काम करेगा। जी। हम्म। सर, कुछ अभी कहीं कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है क्या, कहीं थोड़ा बहुत? वेरी गुड है ग्रीन ना लाइब्रेरी अनिकेत। है ना। वेरी गुड अनिकेत, आपने अच्छा बताया ग्रीन लाइब्रेरी के बारे में। मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर दूं। आपने जैसे बताया ना, तो सही बताया आपने कि इसके अंदर हम सोलर पैनल वगैरह चीज़ों को मैं थोड़ा सा इसमें जैसे कि अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो हमें उसमें भी ये ख्याल रखना है कि कम से कम एनर्जी या कम से कम जिसमें वाट लग रहे हैं वो चीज़ें हमें इस्तेमाल करना चाहिए लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एलईडी लाइट्स होती है ना, वो कम कंजम्पशन करती हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम उसको लगा सकते हैं, है ना। इसी तरह से नेचुरल लाइटिंग, है ना, दिन में ऐसा सिस्टम प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और हमें डायरेक्ट सनलाइट मतलब कि हमें नेचुरल लाइटिंग आ रही हो, ठीक है। सोलर पैनल्स का हम यूज कर सकते हैं। और कुल मिला के ओवरऑल हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं अपना लाइब्रेरी में, जो कम बिजली को खपत करते हो, ठीक है, जिनका कंजम्पशन कम हो, ठीक है। इसी तरह से पानी के केस में अगर हम बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। या जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसको हम रिसाइकेल कर सकें ठीक है। और इसी तरह से पेपर का यूज जो है ना ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है पेपर हम पेड़ से ही बनाते हैं।
तो कम से कम हम लाइब्रेरी में पेपर्स का यूज करें, है ना, डिजिटल नोटिस बोर्ड वगैरह का यूज करें, है ना, और लाइब्रेरी को ऑटोमेट कर दें, ठीक है। और कम से कम प्रिंटेड रिसोर्सेज को यूज करें, ठीक है। और अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा कि पेपर को हम रीयूज कर सकें, रिसाइकिल पेपर का भी हो, ठीक है, इसी तरह सर से। जैसे उन्होंने ये चीज पूछी कि वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या आंसर कर सकते हैं? आप ऐसे, हम जो है उन अप्लायंसेस को लैब में यूज कर सकते हैं जो जिनका कंजम्पशन कम है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है, वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे एलईडी लाइट्स, नेचुरल लाइटिंग, सोलर पैनल्स हम लगा सकते हैं, ठीक है। हम्म। लाइब्रेरी में हम जो है वाटर्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, रेन वाटर को हम जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में जो ऐसे टैप लगाए जिसमें पानी कम निकलता हो, बहुत ज्यादा पानी फ्लो में ना निकले, ठीक है, कम पानी, लो टैप जिसे हम कहते हैं, लो टैप फ्लो हो, ठीक है। हम्म। इसी तरह से हम कर सकते हैं, इको फ्रेंडली बिल्डिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। उस बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि हमें नेचुरल लाइट भी मिलती रहे, ठीक है। और हम पेड़ वगैरह आसपास लगा लगा सकते हैं, ठीक है। हम लाइब्रेरी में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो पेपरलेस हो, ठीक है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को यूज करेंगे, ऑनलाइन कैटलॉग और ई नोटिसेस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हम प्रिंट कर रहे हैं फिर हम नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हैं, हम डिजिटल नोटिस बोर्ड का यूज कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है। हम फोटोकॉपी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, है ना। जैसे कि हमको जब तक जरूरी ना हो तो हम कोई भी ऐसा नोटिस, कोई भी लेटर, कोई भी एप्लीकेशन नहीं प्रिंट करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा ईमेल को प्रमोट कर सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह फॉरवर्ड करने में, ठीक है, कम्युनिकेशन करने में ईमेल को हम प्रमोट कर सकते हैं, ना कि इसके कि हम हार्ड कॉपी में लिखें, है ना। इसी तरह से हम जो है प्लांट्स वगैरह, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना जो कि जिनको धूप की जरूरत नहीं होती है, और इंडोर प्लांट्स जिसे कहते हैं ना, हम वो लाइब्रेरी के अंदर रख सकते हैं। एयर प्योरीफायर भी लगा सकते हैं, है ना। और ऐसी चीजें जो नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स है ना जो होते हैं वो हम उनको यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी में। तो इसी तरह से इको फ्रेंडली हम फर्नीचर वगैरह यूज कर सकते हैं अपने लाइब्रेरी में, है ना। ऐसे मटेरियल कि जिनको रिसाइकिल किया जा सकता हो, ठीक है, उनको रिपेयर किया जा सकता हो, रिसाइकेबल हो, वो हम यूज करेंगे अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है। और ये सारी चीजें हम इन्वायरमेंट को बच्चों में प्रमोट कर सकते हैं, है ना। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लाइब्रेरी में चला सकते हैं ताकि यूजर्स में अवेयरनेस हो इसको लेकर के, है ना। इसके ऊपर हम वर्कशॉप भी करा सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम ऐसे अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं और ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जो कम से कम जो है हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाए, है ना, ठीक है। जिसमें कम से कम ऊर्जा का खर्च हो और ज्यादा खपत ना हो, ठीक है। इससे क्या होगा, बजट भी हमारा बचेगा, क्यों भाई, है ना। और एक अच्छा लैब इन्वायरमेंट बनेगा भाई। ग्रीन चीज़ों को आंखों को देखने में अच्छा लगता है, ज़रा उसे सुकून मिलता है। ग्रीनरी देख करके ना आपको अंदर से सुकून मिलता है, इन आपको मेंटल पीस मिलता है ग्रीन चीज़ें देख करके, है ना? इसीलिए हरे पेड़ पौधे आप देखें तो बहुत अच्छा लगता है उसको देखने में, हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरीज में, है ना, ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था, ये AACR2 और RDA में क्या अपडेट, क्या क्या आया है इसमें? तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था ना, आरडीए में बेसिकली जितनी भी चीजें हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, ठीक है, इसके अंदर हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को तो इंक्लूड करती हैं, अलोंग विद दैट हम जैसे कि वीडियोस हो गई, ऑडियो हो गए, है ना, 3D पिक्चर्स हो गई, इमेजेस हो गई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर आरडीए में इंक्लूड करते हैं कि इनको कैसे स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है ना। जिस तरह से हमने ACR2 को यूज़ करा, हमें एक रूल रेगुलेशन मिलता था ACR2 के जरिए से, ठीक है, कितनी एंट्रीज प्रिपेयर करनी, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है ना, किसी किताब के बारे में, ठीक है। तो अब वो हमें क्या करता है, अब आरडीए हमें इन सारी चीज़ों पे गाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से अपडेटेड वर्जन है ACR2 का, आरडीए, जो कि 2010 में आया, ठीक है।
तो ये आप बता सकते सर हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि दो AACR2 में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से हमें RDA मतलब ये डेवलप किया गया? आप बताए ना, मैंने डिजिटल मटेरियल्स उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट जो है 1994 के बाद आया, ठीक है, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, है ना, मेटा डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी, एक्सचेंज नहीं हो सकता था, है ना, उस टाइम पे। मार्क आया भी तो स्टार्टिंग जो पहला आया मार्क 1966 में आया, ठीक है, तो डेवलप हुआ था। तो उस जी। वक्त तक वो चीज़ें नहीं थी, ठीक है। हम जी डेटा सर। एक्सचेंज नहीं कर रहे थे लाइब्रेरीज के साथ में, हमारे पास में ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स नहीं थे हमारे पास में, तो उनको गाइड करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है, जिसके लिए हमको आरडीए की जरूरत पड़ी, है ना, ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर जी। ये वेलकम। अ, सर एक क्वेश्चन आज बहुत कॉमन रहा है शायद कल भी वो पूछेंगे, मतलब आपने इसका आंसर पहले भी दिया है, बट थोड़ा कल इंटरव्यू है तो मैं इसलिए आज फिर से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि कल आपने। कंसाइजली मतलब पॉइंट। जी सर, कल मेरा है। तो हम्म, जैसे लो बजट में एक अच्छी लाइब्रेरी कैसे, जैसे कि आज काफी लोगों से ये पूछा, तो हाँ उसके लिए जैसे कुछ पॉइंट्स तो रेडी हैं, जैसे कि लो बजट में आप लाइब्रेरी कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो जैसे कि ओपन रिसोर्सेस हुआ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हुए, लाइब्रेरी डोनेशन हुए, और इसके अलावा कुछ और सर पॉइंट आप जोड़ना चाहेंगे? जी, अनिकेत क्या बताना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर मैक्सिमम यूज ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज सर, हम्म। जिसके वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अपन लाइब्रेरी में ये करें। उसके बाद में डोनेशन ड्राइव्स, बुक डोनेशन ड्राइव अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके वजह से जो स्टडी मटेरियल है वो अपन एज अ डोनेशन एक्वायर कर सके सर। उसके बाद में बाकी तो जो मस्ट चीज़ है वो तो अपने को परचेस करना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल सही। हम्म। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया ना, तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो इसमें तो सॉफ्टवेयर के केस में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, है ना, कोहार्डी स्पेस और रेफरेंस के लिए जोटेरो, ठीक है, इस तरह के सोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी में। इसी तरह से आप उनको भी ले सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या इनफिलिप्नेट जो सर्विसेज हमें दे रहा है, ठीक है, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हमें इन्फ्लेमेशन की तरफ से मिलता था, है ना, एनलिस्ट या शोध सिंधु, और ये अभी तो वो ई शोध सिंधु ONOS आप कह सकते हैं डायरेक्टली, ONOS मिल रहा है आपको, ठीक, वो ये ईपीजी पाठशाला मिल रहा है, ए ज्ञान कोश मिल रहा है ना। इसी तरह से जर्नल्स की अगर हम बात करें तो डोज है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स है, और प्रोजेक्ट गटेनबर्ग है, ठीक है, फ्री बुक्स के लिए। और अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें, है ना, स्कूल लेवल पर भी अच्छा खासा काम हुआ है। जैसे निष्ठा है ना, निष्ठा, तो ये स्कूल टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं, है ना, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये निष्ठा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में आता है। इसी तरह से दीक्षा है स्कूल एजुकेशन के लिए, ये भी ई बुक्स जो है हमें 12th क्लास तक मिल जाती हैं, इसके अंदर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। किसी भी बोर्ड का है ना, इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस तरह का CBSE, ये सारे हमें इनके रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, सपोज IIT जेई की या नीट की, या फिर जो है वो फार्मा की, ठीक है, तो उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, IIT पाल, है ना, ठीक है। मैं आज ही इन चीज़ों को देख रहा था दोपहर में। तो IIT पाल एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि केमिस्ट्री में 150+ रिकॉर्डेड सेशंस हैं, बायोलॉजी में है इसी तरह से 120, मैथमेटिक्स में है 200+, है ना। तो इस तरह रिकॉर्डेड सेशंस हैं। और हम स्वयं तो जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती है ना, स्वयं प्रभा पे हमें DTH फ्री चैनल्स मिल रहे हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज, वहाँ पे हम OER को प्रमोट कर सकते हैं ना, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइब्रेरीज में
तो इससे कॉस्ट कटिंग होगी। इसी तरह से रिसोर्स शेयरिंग का आप लोगों ने बताया है ना कि हम जो है नेटवर्क, जैसे डेलनेट हमें इंटर लैब लोन की सर्विस प्रोवाइड करता है ना, हम किसी ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी तरह से आपने लोगों ने बताया कि हम गिफ्ट या डोनेशन ड्राइव है ना, या अलुमनाई कंट्रीब्यूशन या वॉलंटरी डोनेशन, ठीक है, वो स्टाफ से हो सकता है, स्टूडेंट से हो सकता है, पब्लिशर से हो सकता है, या किसी और लाइब्रेरी से हो सकता है। तेरी- हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो किसके ऊपर हम बात कर रहे थे? Am I audible? यस सर, यस सर। ओके। हाँ, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जो है हम लाइब्रेरी में अपनी जो है वो कम बजट में भी एक अच्छी लाइब्रेरी को हम रन कर सकते हैं, है ना। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यस स्टाफ सर। स्टाफ की बात करें तो हम जो है इंटर्नशिप के लिए बुला सकते हैं बच्चों को, है ना। तो आप उनसे भी अपना काम करा सकते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और आपको स्टाफ भी मिल जाएगा, है ना। ठीक है। वॉलंटियर के लिए आप जो है कॉल कर सकते हैं, कोई वॉलंटरी कोई काम करना चाहे आपकी लाइब्रेरी में, उसको आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देंगे और आपका भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा, है ना। तो स्टाफ की शॉर्टेज आप ऐसे दूर कर सकते हैं, है ना। जी सर। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, आप जो है जो कम बजट में भी अपनी लाइब्रेरी को चला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम OER को प्रमोट करें, है ना, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को। ठीक है। तो ये जी बहुत। सर। अब आपको जो है, अगर आपने ये सारी चीजें बोली, ठीक है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है ना, कि कौन कौन से OER हैं। आप उसके लिए तैयार रहिए फिर। अच्छा, मैंने एक PDF जो बनाया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, आई थिंक वो सिर्फ इंग्लिश में है ना। तो उसको आप लोग एक बार देख लें, उसके अंदर मैंने OER को डिस्कस किया है, कौन कौन से हैं वो मैंने बताया है। ठीक है। उसका टाइटल है वही, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। LIS। उसमें मैंने अक्सर इन क्वेश्चंस को पॉइंट किया है, जो इंटरव्यू में आते ही आते हैं। ठीक है। तो यानी अगर आपने जो नोट्स आप लोगों को मिले, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो फिर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस अपने रिकॉल करने की ज़रूरत होगी। आपको अपने मेंटल पीस है ना, उसकी ज़रूरत होगी। बस आपने जो वहाँ पर काम रहना है, घबराना नहीं है। ठीक है। अपने आप को शांत रखना है। और बस ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या काम करना है, बस रिट्रीव करना है आपको चीज़ें। चीज़ें आपको आ रही हैं। बस अगर आप वहाँ पे, क्या होता है कि हम वहाँ पर नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, एक आध आंसर का जवाब हम नहीं दे पाए, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। ठीक है। बाद में तब, जैसे कि अनिकेत ने बताया कि वो एक्सपर्ट्स करते हैं, है ना, ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जानबूझ के, है ना, बैक टू बैक क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, या बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया, आप आंसर ही कर रहे थे, बीच में इंटरप्ट कर दी, तो वो इंटेंशनली करा जाता है। ठीक है। आपके मेंटल स्टेट को चेक करने के लिए, आपका स्ट्रेस लेवल चेक करने के लिए, आपके अंदर कितनी मेच्योरिटी है ना, आपके अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है, आप कैसे प्रेशर में काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना, आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, आपका बिहेवियर, तो उसके लिए चीज़ें ऐसी की जाती हैं। तो आप सब जो है एक अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है। आप सबको सारी चीज़ें आती हैं, और उसका एक अच्छा प्रमाण इससे है कि आप सब नेट हैं, है ना, और आप सब ने रिटन क्वालिफाई किया है। बस फर्क वहीं पर है, जो अपने स्ट्रेस को, जो अपने जो है वो, जो अंदर की घबराहट है, जो सर आपकी नर्वसनेस को है, वॉइस नहीं आ ओवरकम रही। कर ले। आवाज नहीं आ रही है?
यस सर, कभी कभी कम आ रही है, कम कम। अच्छा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो और कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें? सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। वो तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। उसके लिए आप परेशान नहीं हो उसके लिए, ठीक है। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी, आपका इंटरव्यू कब है? जी। जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जी सर, जिन्हें मैं बस ऐसे ही पूछना चाह रही हूँ, जिनका इंटरव्यू कब हाँ। है, जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है? हम्म। 7 जनवरी। तो अभी बहुत टाइम है, चिंता मत करो। क्योंकि तब हम्म। तक आप एक काम करो, जैसे खुद आप ऐसे बैठ जाओ एक खाली रूम में, सामने मोबाइल रखो और ऐसे मिरर टॉक करो, खुद में अपने आप में आंसर जोर से बोलो। जब तक बोलते नहीं है ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। और जैसे अभी ये मीटिंग चल रही है, तो इस मीटिंग में कोशिश किया करो कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलो। जितना आपके शब्द मुंह से बाहर आएंगे, मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकली एग्जांपल बता रही हूँ, जब तक आप हम्म। अंदर से आंसर्स को पढ़ोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक बार बाहर बोल लो, आपके कानों को सुनाई दे आपके शब्द, उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। डेफिनेटली ये रेमेडी काम करेगी, मतलब बोलना बहुत जरूरी है। हर वेरी गुड, जगह है ना। पार्टिसिपेट करो, जैसे कि ये मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करो। नहीं आ रहा, 2-3 बार पूछो। नहीं, कुछ भी हो, मतलब आप अपने आप से ही पार्टिसिपेट करो। अगर आपको पब्लिकली नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट खुद को ही अपने आंसर्स रेडी करके सुनाते रहो। और अभी जनवरी में काफी टाइम है, तब तक सर आपके साथ हैं। तो कोशिश करो कि यहाँ पर आप ऐसे प्रॉपरली मीटिंग में पार्टिसिपेट करते रहो। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा आएगा, और ऐसे हेजिटेशन खत्म हो जाएगी आपकी। ओके। वेरी गुड निधि, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिए। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, ऐसा हुआ क्या कि मैं कभी किसी को डिस्करेज कर रहा हूँ बोलने से? मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ना कि आप लोग नहीं सर, पार्टिसिपेट बिल्कुल कर। नहीं, नहीं सर, आप हमेशा करते हैं, बट मैं हमेशा यहाँ पर देखी हूँ कि लोग पता नहीं हम्म। क्यों, क्योंकि यहाँ तो मैं मतलब थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी। हम यहाँ फ्री में नहीं आए हैं, पैसे देकर आए हैं। हमारा एक एक दिन बहुत कीमती है, और ये चीजें जॉब के लिए है। कुछ ऐसे हाँ, सर जैसे क्लियर बोलते हैं कि कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर भी नहीं बोल पाएंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे? मतलब ये सोचो एग्जैक्टली। ना, यहाँ तो हमें कम से कम बोलना ही है। जब हमारी यहाँ पर एजुकेशन खुल जाएगी, तो वहां पे तो डेफिनेटली खुल ही जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ, अगर हम कभी कभी क्या होता है, बोलते बोलते सेंटेंस का फॉर्मेशन हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि यार इसको, इस आंसर को ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। तो हम खुद ही अपने आप के एक जज होते हैं। तो जब आप बोलोगी तब आपको समझ में आएगा, जब आप 4 लोगों के बीच में बोल के देखोगी तो कोशिश करो, जनवरी तक बहुत टाइम है, हर बार बोलो। बस मैं यही एडवाइस दूंगी आपको। नहीं, बहुत अच्छी एडवाइस है आपकी भाई। इसको सब लोग फॉलो करें, ठीक है। अंजलि जी ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है सभी को। ओके, तो और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर मुझे एक क्वेश्चन था। जी। सर जो आज किसी से क्वेश्चन पूछा गया कि एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स और जी इंडेक्स में, मतलब सर अपन उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम्म। क्या पूछा क्या गया है? मतलब एच इंडेक्स डिफरेंस क्या पूछा है, है? कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूछा गया है? क्या पूछा है? डिफरेंस मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हर एक का तो अपना अलग अलग फार्मूला है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एच इंडेक्स की बात करें, तो एच इंडेक्स का मतलब यानी कि अगर किसी का 5 है, ठीक है, सपोज किसी का एच इंडेक्स 5 है, जी। तो इट मीन्स कि उसके 5 ऐसे पब्लिकेशन हैं जिनको एटलीस्ट 5 साइटेशन मिले हैं, ठीक है। जी। हाँ, यानी कि कम जितना उनको उनका स्कोर होता है, जितना उनका एच इंडेक्स होता है, इसका मतलब होता है कि उतने नंबर ऑफ पब्लिकेशन उन्होंने पब्लिश करें, और उनको उतना साइटेशन मिला। अगर किसी का 10 है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट उन्होंने 10 पेपर पब्लिश किए, और उनको जो है हर एक को 10 बार साइट किया गया है ना। हर एक इंडिविजुअल पेपर को 10 साइटेशन मिले हैं, रिसीव हुए हैं, ठीक है।
ओके। हाँ, तो इन सिंपल वर्ड्स आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसी सर तरह मेरा से भी हम एक क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। सर आपने जो मटेरियल दिया हुआ है, जी तो जी। उसी को डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लूँ सर, तो थोड़ा हाई काम हो जाएगा क्या सर? हाँ हाँ, उसको आप जो है अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सिचुएशन क्वेश्चंस हैं उसको आप पढ़ लीजिए, है ना। और जो इसमें मेरा नाम लिख रहा है खास, तो वो मेरा है, बाकी और इन जो टीम है ना, यहाँ की, उनने प्रिपेयर किया है, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़ें। तो क्वेश्चंस मैं समझता हूँ अगर उनमें से नहीं भी आते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा, ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, क्योंकि आप खुद में आप ऐसा फील करेंगे, हाँ आपको आता है, चीजें आपको आती हैं। और अगर वो डायरेक्ट आप से वो क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वो क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आप उसका जवाब उस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। बस आप कितने ज्यादा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है कैसा है, और आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो अगर आप वो पढ़ लें चीज़ों को, तो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बूस्ट होगा, ठीक है। सर आपने दिया है उसी को मैं थोड़ा हाँ अंदर तक पढ़ने की कोशिश करूंगा आज से। हाँ, लेकिन आपने आंसर कोशिश करना है कि आप खुद जो है प्रिपेयर करें, ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ है, वो नहीं अगर सर, आप मैं उसको। इसीलिए पूछ रहा हूँ हाँ आपसे, जो लिखा हुआ है उसके बाद में अंदर तक पढ़ूंगा प्रॉपर सर्च करके सारी चीजें। हाँ, नहीं आप अंदर तक मत पढ़िए, है ना, इतना टाइम नहीं। आपका सर इंटरव्यू कब है? 6 जनवरी को है सर मेरा। 6 जनवरी को है, तो पहले तो आप उसको एक बार सारे पीडीएफ को गो थ्रू करिए, ठीक है। ठीक है सर। एक बार करिए, है ना, पूरा कवर कर लिए, फिर दूसरी बार भी कवर करिए। मेरे ख्याल से अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को, उसमें 850 प्लस क्वेश्चंस हैं, अब आप अगर हर एक को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो उतना टाइम नहीं है ना। जी सर। हाँ, तो और आप एक क्वेश्चन को, उससे अच्छा है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें कि बात क्या कही जा रही है, और उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिखें, ठीक है, समझ करके अपनी लैंग्वेज आप उसी को लिख लें, तो मेरे ख्याल से वो बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ठीक सर। है। इसके हाँ, अलावा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है सर? आप थोड़ा और बता दीजिए थोड़ा सर। देखिए, इंटरव्यू का सिलेबस तो कोई नहीं होता है ना, बाकी हाँ। हमारा अपना खुद का, हम कैसे आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस, दरअसल एक्सपर्ट्स हमारे आंसर सही निकालते हैं, ठीक है, हमारे डेप्थ से निकालते हैं, और जो हम आंसर कर रहे हैं अपना, क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होते हैं। आपने भी इतने मॉक अटेंड किए होंगे, आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं ना एक कैंडिडेट से, देखा हम्म, आपने ना। देखा है सर तो मैंने। हाँ, हम लाइब्रेरी साइंस के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कैंडिडेट से। जी सर। हाँ, उसी उसी के इंट्रोडक्शन से, उसके डेप्थ से निकाला जा सकता है कई सारे क्वेश्चन, ठीक है सर। ठीक है। तो इंटरव्यू का सिलेबस तो लिमिटेड नहीं होता है, लेकिन हाँ आप उन सारी चीज़ों को पढ़ लें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करें। जी सर। हाँ, चलिए, और कोई क्वेश्चन है? जी, चलिए, अभी तो हमारे पास टाइम है, तो मॉक कौन देना चाहेगा? सर मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ, पूछिए अंजलि जी। जी सर, ये था कि मैंने जैसे पहले जिस लाइब्रेरी में वर्क किया था, तो हम्म वहाँ पे एग्रीकल्चर का ज्यादा, मतलब ज्यादा लिटरेचर था, और कॉमर्स और बीएससी का। हम्म। तो सर जैसे उनसे रिलेटेड जो, जैसे एग्रीकल्चर है, उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं, और हाँ, डेटाबेस। हाँ। गवर्नमेंट हैं, डेटाबेसेस भी हैं बहुत सारे, तो हम्म। उन सबको ही याद करना होगा। और फिर याद करना होगा, बल्कि आपको याद होंगे भाई, है ना। हाँ मतलब, हाँ वो तो है, दोनों को पर आप सर ब्रश कर लिए, इस ब्रश अप कर लिए। जी जी। तो और एग्रीकल्चर की फील्ड में जो भी डेटाबेसेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें से आपको 4 5 तो पता होना चाहिए, ठीक है। सर ओपन डेटाबेस कौन तो कौन? बहुत हाँ सारी हैं गवर्नमेंट की, तो उसका ही लग रहा था थोड़ा सा। हाँ, और फिर इससे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं आप वो देख लिए, है ना। ओपन डेटाबेस कौन कौन से हैं, और
जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड कौन से हैं, कौन सा अच्छा है, ठीक है। जी। तो वो तो देख लिया आप। हम्म, तो दूसरी लाइब्रेरी में मेरा इंजीनियरिंग था पूरा, हम्म। तो फिर उसको भी ऐसे ही देखना होगा, हाँ, मतलब उसकी इंजीनियरिंग के भी आप, हाँ, को। रिसोर्सेज आप इंजीनियरिंग देख लिए कौन कौन से हैं, है ना। जैसे कि उसमें तो आपका एग्रीकल्चर में तो एग्रिस वगैरह है ना। और जी IEEE है ना, और इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं आप उसको देख लीजिए, ठीक है। सर मेरे यहाँ वो ई रिसोर्सेज तो नहीं लेते थे, पर डेलनेट की सब्सक्रिप्शन था, तो उसी पे से हम लोग ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे यूजर को, तो उसमें। डेलनेट में देखिए आपको वही रिसोर्सेज मिल रहे हैं जो ओपनली अवेलेबल है मैक्सिमम, ठीक है। तो क्योंकि इतने सस्ते में वो कैसे कर पाएंगे चीज़ें, है ना। तो जो जी ज़्यादा उन्होंने बस कंपाइल कर दिया है एक तरह से, अलग अलग फील्ड में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, तो उन्होंने एक तरह से लिस्टिंग कर दी है, ठीक है, उन रिसोर्सेज की। तो उस हद तक तो वो काम का है, वो यूजफुल है। लेकिन आपको वहाँ पर भी सारे रिसोर्स, वहाँ पर भी आपको जो स्कॉलरी डेटाबेस का एक्सेस नहीं है, आपको फुल आर्टिकल का एक्सेस नहीं है वहाँ पर भी, है ना। हाँ सर। हाँ, जी। तो करते नहीं है, लेकिन बोल देंगे कि करते हैं प्रोवाइड ऐसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड, मतलब हाँ, झूठ झूठ। बोल सकते हैं। तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड था ही वो लेते ही नहीं थे, वो इसी के थ्रू करवाते थे, तो फिर वो झूठ ही हुआ ना सर, इसलिए फिर मैंने सोचा पूछ लूं आपसे। नहीं, झूठ झूठ तो हमें नहीं बोलना है, ठीक है, इस तरह से तो नहीं। ऑनेस्ट रहना हाँ है। जो चीज़ें देखिए वहां पर आपके इंस्टीट्यूट में हैं, आप उनको बोलिए। आप डेलनेट का अलग से बोल दी, इसके अलावा जो डेलनेट के द्वारा जो आपने जिन डेटाबेस का प्रैक्टिस कर पा रहे हैं उन डेटाबेस का नाम बता दिए ना, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। डेटाबेस का नाम बताइए, जो भी आपको एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग की फील्ड में जो डेटाबेसेस या जो भी रिसोर्सेज, वेबसाइट, पोर्टल, सब्जेक्ट गेटवे जो भी हैं, आप उनका नाम ले लीजिए, ठीक है। जी हाँ, जी सर, थैंक यू। हाँ, ये बिल्कुल। ओके, और कोई क्वेश्चन है। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया है ना, अनिकेत जी ने बताया कि जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, तो एक बार आप लोग उनको देख लें, गो थ्रू हो जाएं, ठीक। अक्सर हम लोग ने उनको डिस्कस किया है ना, क्लास में हम लोगों ने चर्चा करी है। कोई अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो नया हो, है ना। ये सर ग्रंथालय के मेरा एक बारे में भी। प्रश्न था। हाँ, पूछिए। जी। सर एक मैम है, उनका भी आज था, तो उनसे ये क्वेश्चन हम्म, करा गया कि जैसे सीसी और डीडीसी है, तो अभी हाँ। जो डीडीसी यूज हो रही है वो कहाँ यूज हो रही है और सीसी कहाँ यूज हो रही है, और सीसी और डीडीसी में क्या बेनिफिट है, मतलब आप क्या यूज हम्म, करना पसंद करेंगे, और दो ही में अंतर क्या है, तो इसको हम्म। कैसे डिफाइन करेंगे सर? देखिए, सीसी जो है, कोलन क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये कि ये ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है, कोलन क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है। इसके हम्म। अंदर हम फैसेट्स में सब्जेक्ट्स को बांटते हैं, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, है ना।